एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 290 दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि यार पिछली बार पता नहीं कैसे वो लिमिटेशन आ गया था, ऐड रुक गया था, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे जो अपनी बाइनिमिंग थी, फेरिमियन थी, ब्लैक टाइग्रेस थी, ये लोग कहाँ पे पहुंच गए थे? एक अननोन जगह पे पहुंच गए थे जो अर्थ वेन के अंदर थी। यहाँ पे भाई खतरनाक लेजेंडरी मटेरियल्स भरे पड़े थे। कुछ तो ऐसे थे जो एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब अजीब ही चीज जगह पे पहुंच गए थे, एकदम ट्रेजर वाली जगह आ गई थी ये। और ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, जिसमें से ब्लैक टाइग्रेस ने लास्ट में कहा था कि भाई फेंगयुआन ने भले मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी उसे फॉलो करूंगी, एकदम भाई प्योर फेंगयुआन की तरफ इसका लॉयल्टी है। लेकिन बाकी दोनों तो इसकी शक्ल देख रहे थे कि अरे भाई फेंगयुआन इसे मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन एंड द एंड मतलब ये तो सोचते ही हैं कि वो फेंगयुआन को ही फॉलो करेंगे अगर उन्हें मौका मिल जाए, क्योंकि भाई एटलीस्ट वो वहाँ पे सेफ थे। भले वो उन्हें मार देगा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जब तक नहीं मार रहा है तब तक तो सेफ थे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती थी उनकी, वो डिपेंड रहते थे फेंगयुआन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, एपिसोड 290। लेट्स स्टार्ट। सीन यहाँ पे स्टार्ट होता है सेवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी के मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में। फेंगयुआन के मंथ्स के अरेंजमेंट ऑफ फाइनल स्टेज पर आ चुके थे, यानी महीनों से जो बंदा अपना काम कर रहा था। स्क्वायर शेप के पूल के सेंटर में एक छोटा सा पवेलियन था। फेंगयुआन के कंट्रोल से गूवम धीरे से फ्लाई करता हुआ पवेलियन की तरफ गया। यह गू एक राउंड पर्ल जैसा था, गूज एग जितना बड़ा था, और उस पर मूविंग पैटर्न्स थे। लोटस ब्लूम कर रहा था, क्लाउड जैसा इफेक्ट था। यह था ब्लड एसेट इमॉर्टल गू। लांगे लैंडस्पेट ने इसको क्रिएट किया था ब्लड पाथ रेसिपी कंबाइन करके। इसका काम था रिफाइनमेंट फेल हो जाए तो कुछ मटेरियल्स या गोवाम को वापस से रिकवर कर लेना ताकि वेस्ट ना हो। ओरिजिनली ये रैंक 6 पर था, बट फेंगयुआ ने लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट फॉर्मेशन से इसे रैंक 7 पर बना दिया था, यानी अपग्रेड कर दिया था। गू पवेलियन के ऊपर गोल्डन सीट पर लैंड हुआ था और बाहर सिंपल लग रहा था, मतलब बाहर से देखने पर अंदर से फेंगयुआन भाई मतलब ना एकदम भाई अपना लगा हुआ था। हर सेकंड उसके मन के अंदर थॉट घूम रहे थे और सब कुछ हो रहा था। गू भी बड़ा सिंपल है और फेंगयुआन तो अपना सोचे जा रहा था। 1 लाख थॉट यहाँ पे यूज करा था और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, कंट्रोल कर रहा था इन चीजों को। तब यहाँ पे एक स्प्लैट आवाज आई। गू सीट पे फिक्स हो गया और इमोर्टल एसेंस डालते ही गोल्डन सीट ने उसको एकदम लॉक कर दिया। ब्लड लाइट एकदम से फूटी और लिक्विड जैसी फ्लो करते हुए पवेलियन के पूरे रेड, एकदम पूरा सब पूरा पवेलियन था ना, रेड रेड बना दिया। और फिर जाके पूल में स्प्रेड हो गई। पूल का पानी ब्लड जैसा रेड हो गया, वेव्स उठी, आवाज तक गई, फिर इंस्टेंटली शांत हो गई। और 4 एलिमेंट स्क्वायर रिग्रेट पूल, रिफाइनमेंट पूल जिसे कहा जाता है, वो बन चुका था। इसका पूरा नाम ऐसे है, अगर बोला जाए तो 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल इसका नाम था। फेंगयुआन ने भाई अपने पसीने को पोंछा और 1 महीने से ज्यादा टेंशन के बाद फाइनली रिलैक्स मिला था उसको। फेंगयुआन कहता है मेंटल एनर्जी ओवर यूज हो गई है, इमोर्टल एसेंस भी काफी खर्च हो गया है। वो सीधा सो गया और 2 दिन 2 रात के बाद जागते ही उसने डिवाइन सेंस से पूल को चेक करा कि सब क्या है, मतलब सब परफेक्ट है कि नहीं। वो सेटिस्फाइड हुआ कि चलो सब सही चल रहा है। ये पूल उसका पीक क्रिएशन था, रिफाइनमेंट पाथ का टॉप लेवल चीज उसने बना दी थी। इसका डिजाइन मल्टीपल चीजों का फ्यूजन था, जैसे रिग्रेट पूल, रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन, लॉन्ग हेयर फॉर्मेशन। रिग्रेट पूल इमॉर्टल गू हाउ सॉरी रिग्रेट पूल क्या करता था? इमॉर्टल गू डिस्ट्रॉय हो जाए तो 50 से 60% चांस से दोबारा रिफाइन हो सकता है। रिग्रेट पूल का ये काम था। रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन ये फोर्सफुली गू को रिफाइन कर सकता था, ऐसी पावर थी। लॉन्ग हेयर फॉर्मेशन सबसे पावरफुल रिफाइनमेंट का बेस था ये। फेंगयुआ ने इन तीनों चीजों को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया था, एक नया सिस्टम। इसको बनाने के लिए उसने ह्यूज प्राइस दिया था। लॉन्ग हेयर फॉर्मेशन को डिसमेंटल किया, रैंक इट एडवांस रिफाइनमेंट को यूज किया कोर में, और रैंक इट रिग्रेट गू से पवेलियन बनाया। और रिवर ऑफ टाइम का ट्रिब्यूटरी से कनेक्ट करा, जिसमें अर्ली ऑटम, मिड ऑटम, लेट ऑटम गू से। और रिफाइनमेंट सी का इनकम्प्लीट फॉर्म भी इसके अंदर ऐड कर दिया। रैंक 8 वाटर रिफाइनमेंट गू भी यूज कर दिया इसके अंदर। टोटल 4 मेन कोर थे इसके, एडवांस रिफाइनमेंट, वाटर रिफाइनमेंट, रिग्रेट, ब्लड एसेट। 20 इसमें इमॉर्टल गू थे और 100 मिलियन से ज्यादा मॉर्टल गू थे। ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स फेंगयुआ ने इसके अंदर डाल दिए थे। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस और ईस्टर्न सी से मतलब जितना लूटा था सब कुछ यहाँ पे मिला डाला था। इस पूल में मल्टीपल टेक्निक्स और किलर मूव इंटीग्रेट थे, जैसे ब्लड रिफाइनमेंट, आइस रिफाइनमेंट, लाइटनिंग पाइथन, ब्लिजर्ड और एक्सेट्रा। रिजल्ट ये हुआ कि हिस्ट्री का नंबर 1 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल हाउस
बन चुका था उसके पास, कोई कंपटीशन में नहीं था रिफाइनमेंट के मामले में इस इमॉर्टल गुहा हाउस के। फेंग युआन ने कहा अगर ये न्यूज़ फैल गई, ये डिवाइन एम्पर सिटी और 88 रंग बिल्डिंग को एक तरीके से compete कर सकता है, यानी बराबर में टक्कर दे सकता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज रिफाइनमेंट कॉस्ट बहुत कम करती थी, सक्सेस रेट को इंसेनली हाई करती थी और इनफाइनाइट इमॉर्टल को सप्लाई पॉसिबल था यहाँ पे। इमॉर्टल को सप्लाई इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना, ये बहुत सारे इमॉर्टल को बना सकता है। पर एक वीकनेस भी यहाँ पे क्लियर थी। भाई फेंग युआन ने बताया कि इसके अंदर ऑफेंस, डिफेंस और मूवमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बस ये चीज़ थी और सबसे बड़ा लिमिट है, सिर्फ फेंग युआन ही इसे बना सकता है और कोई नहीं। रीज़न, दाओमाक कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, नॉर्मल वर्ल्ड में ये डिज़ाइन इम्पॉसिबल है, सिर्फ सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी में ही ये काम करेगा। अगर बाहर निकाला इसे प्राइमेसी से, यानी इमॉर्टल प्राइमेसी से फेंग युआन ने अगर इसे बाहर निकाला रियल वर्ल्ड के अंदर, इंस्टेंटली फट-फुट जाएगा ये तो। ये तब पॉसिबल हुआ जब फेंग युआन ने 3 रैंकेड ग्रोटो हेवंस को एब्जॉर्ब करा, ग्रैंड स्वाइन, नॉवेल्टी और टाइम डिफरेंस। इसने उसको ह्यूज दावमार्क मिले इसमें से, और स्पेशली हेवन पाथ दावमार्क। फाइनल काउंट, फेंग युआन के पास 9000 से ज़्यादा हेवन पाथ दावमार्क हो चुके थे। क्यों? क्योंकि भाई इनके अंदर ये जो उसने बताया ना कि 3 उसने ग्रोटो हेवन को एब्जॉर्ब करा है, ग्रैंड स्वाइन, नॉवेल्टी और टाइम डिफरेंस। इनमें से किसी हेवन, ग्रोटो हेवन जो था ना, उसने ना हेवन पाथ का फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब करा था, इस वजह से ऐसा हुआ था। इसी वजह से 4 एलिमेंट स्क्वायर रिग्रेट पूल रिफाइनमेंट रियलिटी बन पाया था, क्योंकि उसके पास हेवन पाथ दावमार्क थे। क्योंकि हेवन पाथ से अगर तुम कुछ भी क्रिएट करोगे, तो वो किसी भी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। वरना अगर तुम फायर पाथ के दावमार्क लगाओगे, तो वाटर पाथ तुम इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। फायर पाथ के अंदर तुम वाटर पाथ कैसे यूज़ कर पाओगे? या कोई दूसरा पाथ है ना, वो तो उसे जला देगा या खत्म कर देगा। जैसे वुड पाथ अगर यूज़ करा, फायर के साथ मिक्स करा, कहाँ से हो पाएगा? इसलिए फेंग युआन ने इस चीज़ को बनाया था, किसी फायर या वाटर या ब्लड वाले दावमार्क से नहीं, इसने बनाया था इसको हेवन पाथ दावमार्क से। इसलिए इसके अंदर जो मर्जी रिफाइन करो, वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, वैसे दावमार्क प्रोड्यूस करेगा और उस हिसाब से इमॉर्टल को रिफाइन होगा। अब आगे देखते हैं। टू हेवंस के ग्रोटो हेवन में नॉर्मली ह्यूज दावमार्क्स होते थे। मेन सोर्स ट्रिबुलेशन नहीं होता था, बल्कि जनरेशंस ऑफ गु इमॉर्टल का कंट्रीब्यूशन था। एग्जाम्पल के लिए सोल पैसिफाइंग ग्रोटो हेवन, 7 मिलियन प्लस सोल पाथ के दावमार्क थे यहाँ पर। स्टार्ट में सिर्फ 1 ही लाख दावमार्क हुआ करते थे यहाँ पर जब 9 हेवन का फ्रेगमेंट यहाँ पे मर्ज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया इसके साथ, तो यहाँ पे ट्रिबुलेशन और क्लैमिटीज तो खत्म हो गई। तो ये 1 लाख दावमार्क से 7 मिलियन कैसे हो गए? ये ऐसे हुआ क्योंकि भाई जैसे ये मर्ज हुए, तो हेवन इससे जुड़ गया। हेवेंसविल ने यहाँ पे सपोर्ट दिया वेरिएंट ह्यूमंस को, और इससे ये हुआ कि लगातार गु इमॉर्टल्स यहाँ पे पैदा हुए। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सोल पाथ को चूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल एडवांटेज था सोल पैसिफाइंग रोटा हेवन के अंदर। दूसरे पाथ चूज़ करना टफ और रेयर था। मरने के बाद उनके इमॉर्टल प्राइमेसी ग्रोटा हेवन में ही मर्ज हो जाते थे। कॉन्फ्लिक्ट था, पर क्योंकि सब सोल पाथ ही थे, तो बेनिफिट ज़्यादा मिला। और जनरेशंस के बाद टोटल 7 मिलियन प्लस दावमार्क यहाँ पे हो गए। फेंग युआन के लिए 4 एलिमेंट स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल उसका बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट था। उसे उसने ना मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई सब कुछ अपना डाल दिया, रिफाइनमेंट, टाइम, रूल, विजडम, ब्लड पाथ, सब जो कुछ था सब भाई घुसा दिया इसके अंदर। रिजल्ट ये हुआ कि रिफाइनमेंट एबिलिटी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गई इस चीज़ की, और उसका लेवल क्वासी सुप्रीम अटेनमेंट हिस्ट्री में टॉप 3 में से काउंट होता था। पर डाउनसाइड ये थी कि दूसरे पाथ की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि गू इन्वेस्ट हो गए थे। फिर भी ओवरऑल पावर इंक्रीज हुई थी, क्योंकि दावमार्क मैसिवली बढ़ गए थे। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। पहले फेंग युआन हर टाइम डेंजर में था, हेवनली कोड से, और वेनरेबल्स उसको चेस कर रहे थे। लेकिन अब स्पेक्ट्रल सोल मर चुका है, हेवनली कोड प्लस लॉन्गेविटी हेवन वीक हो गए हैं, फेंग युआन फ्री हो गया है प्लान बनाने के लिए। फेंग युआन कहता है अब लक पाथ इमॉर्टल गू को रैंक 8 तक रिफाइन करने का टाइम है। फेड गुड डिस्ट्रॉय होने के बाद लक पाथ का इंपॉर्टेंस बूम हो चुका था। वॉर जितनी क्योटिक होगी, लक उतना पावरफुल होगा। फेंग युआन कहता है मटेरियल्स काफ़ी हैं रैंक 8 के लिए, पर रिफाइनमेंट सी कंप्लीट करने के लिए अभी कम है। तभी एक मैसेज आता है ब्लैक टाइग्रेस का। इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग अर्थ ट्रेजरी में ट्रैप हैं। फेंग युआन कहता है परफेक्ट, अर्थ ट्रेजरी में रैंक 9 लक मटेरियल एक तरीके से फेवरेट हर्ट मिलेगा। फेवरेट हर्ट, ये वही मटेरियल था जो बाइनिमिंग ने देखा था। इसी मटेरियल से सारी वेन्स निकल रही थी और सब कुछ कनेक्ट हो रहा था, सब जगह एकदम बढ़िया से बन रहा था, एकदम सिस्टम टाइप का। ये मटेरियल सक्सेस रेट को बूस्ट करेगा। फेंग युआन कहता है कि टाइगर विद विंग्स, मतलब अब मतलब एक तरीके से उसके पास ब्लैक टाइगरस उसने मैसेज दिया, अब एक तरीके से उसको ये सब मिल जाएगा, तो भाई के पास शेर तो है ही भाई, पंख और आ जाएंगे।
सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर के अंदर ची क्लैन का हेडक्वार्टर, बैम आवाज़ आई। ची बैंग यहाँ पे टेबल पर हाथ मारता है और ची बैंग चिल्लाते हुए कहता है आउटरेजरस। कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि यांग क्लैन ने ची क्लैन की टेरिटरी में एक तरीके से रोर इनहेरिटेंस पर कब्जा कर लिया था। ची क्लैन का मूड खराब हो गया था। ये इनहेरिटेंस रैंक 8 तक ले जा सकता था, हाई वैल्यूएबल चीज़ थी। प्रॉब्लम ये थी कि ची क्लैन वीक है, रैंक 8 कोई इमॉर्टल उनके पास है नहीं, तो भाई वो डिफेंड कैसे करेंगे? यांग क्लैन तो उनके ऊपर चढ़ा जा रहा था। यांग क्लैन ने बॉर्डर ऑक्यूपाई करके एक्सप्लोरेशन स्टार्ट तक कर दिया था। अब मीटिंग हॉल में देखते हैं ची क्लैन की। ची बैंग चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग क्या सोचते हो? ची डापी कहता है सिंपल है, अटैक करो, यांग क्लैन को हटा दो। ची गुई कहता है अरे यार सोच समझ के बोलो, यांग क्लैन के एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो ची गुई कहता है यांग जिंग गुआंग फ्रीजिंग सोल लाइटनिंग का एक्सपर्ट है, और यांग वेन कुई विजडम प्लस इंफॉर्मेशन पाथ में मास्टरमाइंड है। ची गुई कहता है और हो सकता है उनके पास इमॉर्टल हाउस हिडन भी हो, क्या पता छुपा रखा हो, अटैक कर दे। ची बांग सीरियस हो गया। ची बांग कहता है ची सांग तुम बोलो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? ची सांग एकदम जोन आउट था, कुछ सुन ही नहीं रहा था, जैसे अपने में खोया हुआ हो। वो सब समझ गए, वो फिर से डीप थिंकिंग में लॉस्ट हो गया है। तभी एक मैसेज आता है वू योंग का। ची बांग चेक करता है और खुश हो जाता है। ची बांग कहता है ग्रेट, वो क्लैन हेल्प करेगा। तब कंडीशन भी दी गई थी, यांग क्लैन को भगाएंगे, रोर इनहेरिटेंस नहीं लेंगे, अपना इमॉर्टल को सपोर्ट में देंगे, रिटर्न में ची क्लैन उनके रिसोर्स पॉइंट पे फॉर्मेशन बनाएगा। चीगुई कहता है डील सस्पिशियस है, वूयोंग बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं करता, लेकिन वो हमारी हेल्प क्यों कर रहा है? ची डापी कहता है उनका यांग क्लैन से पुराना एक तरीके से एनमिटी है ना, इसलिए। ची बांग आगे कहता है सही है, ये चांस है, हम रिलैक्स करते हैं, वो क्लैन फाइट कर लेगा। डिसीजन क्लियर होता है कि वो क्लैन का सपोर्ट हम लेंगे। चीगुई लास्ट वार्निंग देता है और कहता है बा क्लैन का रिएक्शन भी सोचना पड़ेगा, क्या पता हम उसके साथ मिल जाएं, वो क्लैन के साथ तो बा क्लैन हमारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि वा एक तरीके से जो बा क्लैन है, बा और वू क्लैन दोनों आपस में एक दुश्मनी रखते हैं। वू योंग और बा क्लैन वाले आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, और अगर हम वू क्लैन का सपोर्ट लेंगे यांग क्लैन को हटाने के लिए, तो बा क्लैन वाले भी हमारे पर चढ़ सकते हैं। तब यांग क्लैन का तो खतरा खत्म हो जाएगा, लेकिन बा क्लैन का खतरा हमारे पर मंडराएगा। और या बा क्लैन ना पावरफुल है वो क्लैन की तरह। बा क्लैन वर्सेस वो क्लैन की राइवलरी जानते ही होगे, और बा क्लैन का ची क्लैन से अलायंस प्लस मैरिज रिलेशन भी है। ची बांग थोड़ा सा हेडेक मोड में था कि क्या करें यार, तो डायरेक्ट ये बा क्लैन से हेल्प क्यों नहीं मांगते यार, वो योंग की हेल्प आई उसको रिजेक्ट कर दे और बा क्लैन से हेल्प मांग ले, अगर इतना रिलेशन अच्छा है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ची बांग कहता है बा क्लैन हेल्प नहीं कर रहा, उतना इंटरफेयर कर रहा है जब मैं पोजीशन ले रहा था। यानी ये कहना चाह रहा है कि ची बांग अब यहाँ पे लीडर बन चुका है। ची बांग लीडर है। पहले ची क्यू यू था, याद होगा तुम्हें, ची क्यू यू और भी एक ची क्लैन का बंदा था जो वू योंग के साथ बहुत मतलब लड़ा था फेट वॉर के अंदर, याद होगा जब 9 कंसेक्यूटिव फॉर्मेशन का सीन आया था, याद होगा, तो तब की बात है। तब उस टाइम पे ची क्लैन का बढ़िया वाला बंदा मर चुका है, इसलिए ची बांग लीडर है। लेकिन ची बांग जब लीडर बन रहा था ना, उस टाइम पे बा क्लैन ने बहुत इंटरफेयर करा था। शायद बा क्लैन चाहता था कि उनके जान पहचान में कोई ची क्लैन का लीडर बने, ताकि बा और ची क्लैन आपस में आगे जाके मर्जी हो जाए, पावर मिक्स हो जाएगी ना, तब यहाँ पे बा क्लैन एक तरीके से एक हो जाएगा इनके साथ, एक तरीके से डोमिनेट करके अपने अंदर ले लेगा ची क्लैन को, क्योंकि ची क्लैन के में जो लीडर होगा वो उनका ही बंदा होगा बा क्लैन का। आगे देखते हैं। बाकलाइन हेल्प नहीं कर रहा था, उतना इंटरफेयर कर रहा था जब मैं पोजीशन ले रहा था। चीशूजी की एम्बिशंस भी बढ़ रही है, सिंस उसने बाकलाइन के फीमेल इमॉर्टल से शादी ज़रूर कर ली, तभी तो। तभी यहाँ पे एक बैम आवाज़ आई। ची-बांग चिल्लाते हुए कहता है डिसीजन यहाँ पे फाइनल है, वो क्लैन के साथ हम अलायंस बनाएँगे, बा क्लैन को बस एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भेज देंगे कि अभी ज़रूरत थी इसलिए हमने हाथ मिला लिया। वू योंग को न्यूज़ मिलती है, वू योंग यहाँ पे हँसता और कहता है ची-बांग कोई थ्रेट नहीं है, उसका प्लान स्मूथ चल रहा था, रीज़न था ची क्लैन वीक था, ची क्यू यहाँ पे मर चुका है जैसा मैंने बोला। बा क्लैन अनस्टेबल है, लीडर कैप्चर हो चुका है। वू योंग ने दोनों क्लैन्स की वीकनेस स्पॉट कर ली थी। रोर इनहेरिटेंस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे वू बा चोंग एंट्री लेता है, वू योंग वाला बंदा, तो वू बा चोंग कहता है गुड न्यूज़ है, वो बाई को स्पेस कंप्रिहेंशन पिट में ड्राई क्लियर क्यूआई मिला है। वू योंग कहता है ग्रेट। कंटेक्स्ट मिलता है कि वो क्लैन को रैंक 8 फेस्ट प्रेस्टीज वाइंड गू के लिए ये मटेरियल चाहिए था। वू योंग कहता है वो बाई को रिवॉर्ड दे दो कि जो उसने मतलब ढूंढने गया था वो तो उसे मिल गया है, तो तुम्हें अब रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो सीरियस हो गया और कहा रैंक 8 को रिफाइन करना इजी नहीं है, फेंगयुआन भी स्ट्रगल करेगा, इसको केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। वूबा चोंग शांत हो गया। वूबा कह रहा हूँ, वू योंग यहाँ पे फोकस को शिफ्ट करता और कहता है अभी प्रायोरिटी है बा क्लैन को प्रेशर में रखा जाए ताकि वो इंटरफेयर ना करें।
फ्यूचर ऑब्स्टिकल पहले रिमूव करने लगेंगे, मतलब करना तो पड़ेगा ही ना, तो रिमूव करने ही लग जाएँगे अब। वो बच्चों यहाँ पे इम्प्रेस हो गया कि ठीक है भाई, हम अपने मटेरियल कलेक्ट करते हैं, तब तक अपना जो लीडर है वो सँभाल लेगा दूसरे ऑब्स्टिकल को हटाने में। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सवेना रिमोटल प्राइमेसी के अंदर। फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन पूल यहाँ पे एक्टिवेट होता है। क्लोन यहाँ पे कहता है राइज़, उठ जाओ, और बूम आवाज़ आती है। ब्लड वाटर रिवर्स वाटरफॉल बन के स्काई में उठता है। यानी पानी ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा था, पानी नीचे से ऊपर एक वाटरफॉल बना रहा था, और एक भवंडर सा बनता है बड़ा-सा, फिर शांत हो जाता है। एक इमॉर्टल वो बाहर आता है, क्लोन उसे पकड़ता है, शेप उसका गोल्डन डंग बीटल जैसा था। ये है डॉगशिट लक इमॉर्टल गो रैंक 8 का। ये कुकिंग लग पॉट का कोर गो था। फेंगयुआन ने पॉट को डिसमेंटल करके सब लग गो को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, और फर्स्ट ट्राई में सक्सेस मिल गई थी। रीज़न ये था कि पूल का सक्सेस रेट 50 से 60% था रैंक 8 के लिए भी। ये इंसेन लेवल की चीज़ थी। और भाई ये नेक्स्ट प्लान था और लकपात के गू को एकदम अपग्रेड करना। होता है ना कि बाइक के जो पार्ट्स हैं उनको तुम निकाल दोगे और उनकी जगह पे अच्छे वाले पार्ट्स लगा दोगे, तो वो बाइक अपग्रेड हो जाएगी। तो सेम यहीं पे काम कर रहा था अपना फेंगयुआन। कुकिंग लग पॉट है, उसको उसने डिसमेंटल कर दिया, यानी हर पार्ट को अलग कर दिया, और जो पुराने पार्ट थे या तो उनको अपग्रेड कर रहा था या तो चेंज कर रहा था। वैसे तो अपग्रेड कर रहा है वो, सारे के सारे पार्ट को अपग्रेड कर दे रहा है और उनको लगा देगा इसके अंदर, वापस से बना देगा कुकिंग लग पॉट जब सारे अपग्रेड हो जाएँगे, तो लेवल भी बढ़िया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, पूल फिर से एक्टिवेट होता है, वाटर रिफिल होता है, रिफाइनमेंट सी प्लस रिवर ऑफ टाइम मिक्स होता है, मटेरियल्स डालते ही इंक्लूडिंग फेवर्ड हर्ट रैंक 9 जो मटेरियल था वो भी यहाँ पे डाला जाता है। तब यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। फेंगयुआन ने हेवन एंड अर्थ ट्रैवल किलर मूव यूज करके हेवन ट्रेजरी से फ्लेवर्ड हार्ट ले लिया था। एक मिनट, तो बाइंडिंग और वो जितने भी ब्लैक टाइग्रेस फेरी मियोइन थे उन सबको बचा लिया क्या फेंगयुआन ने? आगे देखते हैं। लेडी व्हाइट रैबिट प्लस फेरी मियोइन भी रेस्क्यू कर लिए गए थे। बाइंडिंग को इग्नोर कर दिया गया था। अरे भाई साहब! बैक टू रिफाइनमेंट। फ्लेवर्ड हार्ड का लेयर डिसॉल्व होकर पूल में मिक्स होता है। ब्लड लाइट हर जगह फैल जाती है। मटेरियल्स यहाँ पे मेल्ट होते हैं, सब रेडी हो जाता है। क्लोन नेक्स्ट गूड डालता है और यहाँ पे लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गूदा जो डाला गया था। सेकंड रिफाइनमेंट राउंड स्टार्ट होता है और सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। लक सफरेशन हेवनली पैलेस। हाई लेवल ट्रिबुलेशन पास करती है और वो भी हैप्पी थी। स्ट्रेंथ फास्ट इंक्रीज़ हो रही थी उसकी। ये यहाँ पे थी लक सेपरेशन हवेली पैलेस के अंदर। वहाँ फेंगयुआन लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल गू को रिफाइन कर रहा था, सेकंड रिफाइनमेंट के लिए अपना सेटअप बना रहा था, राउंड स्टार्ट कर रहा था, और सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था लक सेपरेशन हवेली पैलेस के अंदर, जहाँ है यहाँ पे हाई लेवल अपना ट्रिबुलेशन पास करते ही स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रही थी। रीज़न ये था कि जायंट सन का गाइडेंस मिला था, बिंग साइचुआन प्रोटेक्शन कर रहा था और एंडलेस रिसोर्स थे यहाँ पर। हाई लेवल कहते हैं लॉन्गेविटी हेवन मुझे फुल सपोर्ट दे रहा है। उसका प्राइमेसी टाइम भी बूस्ट किया गया था। रिसोर्स अनलिमिटेड थे, ट्रिबुलेशन भी स्ट्रॉन्ग था, गोस्ट यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो बहुत फास्ट हो रही थी। हाई लेवल रियलाइज़ करती है और कहती है, फ़ोर्स सपोर्ट का एडवांटेज ह्यूज होता है। यानी जब सपोर्ट मिलता है तो खतरनाक ही होता है। उसको सब रेडी मिल रहा था, गू भी मिल रहे थे, रेसिपीज़ मिल रही थी, प्लान सब कुछ रेडी था। उसको सिर्फ ट्रेन करना था। जायंट सन यहाँ पे एडवाइस देता है और कहता है, जायंट सन कहता है, ओवर ट्रेनिंग मत करो, बैलेंस रखना पड़ेगा। हाई लेवल कहती है, फेंगयुआन और भी ज़्यादा मेहनत करता था। लोग समझते हैं उसको हेल्प मिली, पर वो खुद भी मॉन्स्टर है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी मतलब ये सब करता था। लोगों को लगता है कि बस उसको इनहेरिटेंस मिल गई तो वो इतना पावरफुल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फेंगयुआन ने बहुत मेहनत करी थी, तो जायंट सन इन बातों को सुन के इम्प्रेस हो गया। जायंट सन कहता है, तुम उसे सरपास करना चाहती हो, गुड है, पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, याद रखना। हाई लेवल सीरियस हो गई और कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ फिर उसको? तो जायंट सन कहता है, अभी टाइम ही नहीं है, बस ट्रेन करो तुम। इम्पोर्टेंट रिवील होता है कि जायंट सन फेंगयुआन की ग्रोथ एक तरीके से, मतलब जायंट सन कहता है कि जो फेंगयुआन की ग्रोथ है ना अभी इंसेन स्पीड पे है, तो तुम उसे एक तरीके से भी कैप्चर नहीं कर सकते, तो भूल जाओ, अपना ट्रेनिंग करो, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। वो लक को ऑब्जर्व करता है। ईस्टर्न सी शिया क्लैन हेडक्वार्टर में फेंगयुआन की लक कंसिस्टेंटली एक्सप्लोड हो रही थी और कंक्लूजन क्लियर था कि फेंगयुआन अब अनस्टॉपेबल ग्रोथ फेज में एंटर कर चुका था, यानी अब वो बहुत खतरनाक स्पीड से और ज़्यादा पावरफुल होगा। अब तक पावरफुल होता नहीं आ रहा था लगता है फेंगयुआन, अब और ज़्यादा तेज होगा। अब आगे देखते हैं। फाइनली 2 महीने बाद सवीना रिमोटल प्राइमेसी में नया कुकिंग लग पॉट फाइनली रेडी हो चुका था। कैसे? क्योंकि जो पहले वाला कुकिंग लग पॉट था उसको डिसमेंटल कर दिया गया, सारे पार्ट्स को अलग करा गया, फिर उन सारे पार्ट्स यानी सारे गू को अपडेट करा गया। अपडेट मीन्स उनका जो रैंक अप करा गया, रैंक अप करने के बाद उन सबको वापस से जोड़कर कुकिंग लग पॉट को दोबारा से बना दिया गया। ये गोल्डन शाइन कर रहा था, अंदर से कभी-कभी प्लैटिनम लाइट की फ्लैश होती जो कि खतरनाक और रिच लग रही थी। पॉट थिक था और उसके अराउंड 8 ड्रैगन स्टैट्यूज थे। ये ड्रैगन्स करीबन ऐसे मान लो टेल्स बेस पे कॉइल हुए थे,
कुछ क्लॉज़ बना रहे थे खतरनाक वाले, कुछ हेड के एज पे लटके हुए थे, अंदर तक देख रहे थे, आइज़ बंद थी जैसे सो रहे हों, ऐसे टाइप के थे। कुकिंग लक पॉट अब रैंक 8 इमॉर्टल बाउस बन चुका था और फेंग युआन ने सोचा इसको मॉडिफ़ाई करे पर वो रुक गया। रीज़न था अगर इसे 4 एलिमेंट पूल जैसा बनाया तो बाहर यूज़ करने पर वीक हो जाएगा। अपने अंदर ही यूज़ करता है सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर, लेकिन अगर बाहर यूज़ करा तो हो सकता है कोलैप्स कर जाए। पास्ट एग्ज़ाम्पल था जैसे क्विंडलिंग ने उसकी लक को अटैक करा था, कुकिंग लक पॉट ने ब्लॉक किया था। और टॉप एक्सपर्ट अपनी लक को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि लक पावर का एक मेजर फैक्टर होता है। कुकिंग लक पॉट का रोल था ऑफेंस भले उसका वीक है लेकिन लक डिफेंस से स्ट्रांग था। अब इसमें मोस्टली रैंक 8 गू यूज़ हो रहे थे पर कुछ यहाँ पे अभी भी रैंक 7 थे। जैसे यहाँ पे कुक गू था जो फूड पाथ का था वो रैंक 7 था और ब्लड एसिड गू था वो भी रैंक 7 था। रीज़न रैंक 8 के मटेरियल अभी अनअवेलेबल थे तो इनको अपडेट नहीं किया गया था। जो पाथ पॉपुलर होता है उसके मटेरियल ज़्यादा मिल जाते हैं। फूड पाथ, ब्लड पाथ रेयर थे, मटेरियल्स मिलना हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड। और इतना ज़्यादा हार्ड है मतलब इतना मुश्किल है। लक पाथ भी रेयर है, जायंट सन की वजह से थोड़ा बहुत फेमस है, अदरवाइज़ लक पाथ बहुत ज़्यादा रेयर है, इसके मटेरियल्स भी मिलना हार्ड होते हैं। फेंगयुआन की लक मतलब लकी था फेंगयुआन, उसको इतने लक पाथ के मटेरियल मिल गए। टू हेवन से लूट करी थी, कहीं यहाँ पे जैसे अपनी ब्लैक टाइग्रेस ने मैसेज भेज दिया कि देखो यहाँ पे हम अर्थ वेन के अंदर ट्रेज़री मिली है हमें, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो ये लक की वजह से उसको मिल गया, वरना भाई उसको ये सब चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं। और मेन रीज़न सक्सेस का था 4 एलिमेंट स्क्वायर रिग्रेड ब्लड रिफाइनमेंट पूल। की पॉइंट था इसका सक्सेस का, भाई इसका रेट बड़ा खतरनाक है रैंक 8 के लिए भी। कम मटेरियल वेस्ट होंगे, मास प्रोडक्शन पॉसिबल है। नॉर्मल गू इमॉर्टल सेम रिसोर्स में बस एक रैंकेड गू बनाएगा और ऑलरेडी ह्यूज सक्सेस, मतलब उसको पता भी नहीं है कि सक्सेस मिलेगी ह्यूज या नहीं मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फेंगयुआन यहाँ पे भाई मल्टीपल गू को बना सकता है और अगर वो मल्टीपल गू को ना बनाए, सिर्फ एक गू को बनाए तो उसको ह्यूज सक्सेस मिल जाएगी। ओल्ड इंसेक्टर शो सब कुछ खर्च करके भी स्ट्रगल कर रहा था। इवन वेरिएबल्स भी जैसे लॉन्ग हेयर इंसेक्टर पे डिपेंड करते थे रिफाइनमेंट के लिए। लेकिन फेंग युआन टॉप 3 रिफाइनमेंट एक्सपर्ट में हिस्ट्री में एक में गिना जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ज़्यादा रैंकेड गो, उसका फूड कैसे मैनेज करा जाएगा? फेंग युआन के मन में बस यही थॉट था। टाइम पास ज़ोन्स प्लस ईयर एसेंस सब पूल्स बना दिए गए थे और हेवन पाथ दाओमा करीबन 9000 से ज़्यादा थे, सपोर्ट मिल गया था। फीडिंग इशू मोस्टली सॉल्व था, लेकिन जो नए वाले बनेंगे उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, उनके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा इसलिए। अब फेंग युआन अपनी लक को चेक करता है क्योंकि लक पॉट अचीव होता है। रिजल्ट ये होता है कि उसकी लक एक स्लिम पर टेल, एक तरीके से ना खतरनाक टेल टाइप की जैसे होती है ना, पूंछ टाइप की बहुत ऊंची तक जा रही थी, लाइट पिलर बना हुआ था, स्काई तक जा रहा था, बहुत बड़ा ड्रैगन टाइप की इसकी लक थी। बेस था इसका येलो क्लाउड सपोर्ट, टॉप 3 क्लाउड्स में से एक था जैसे ब्लैक, गोल्डन, स्टारलाइट। फेंगयुआन डीप सोच में चला गया। फिर यहाँ पे क्लोन्स की लक को चेक करता है। सबसे पावरफुल थी यहाँ पे क्यूआईसी क्लोन की लक। उसकी लक एक मैसिव वाइड क्यूआईसी था, ओशन जैसा। रीजन 2 मिलियन से ज़्यादा क्यूआई पाथ के दावमाक है उसके पास, क्यूआई पाथ की इनहेरिटेंस है, अलायंस लीडर का स्टेटस है, अनलिमिटेड क्यूआईसी किलर मूव है उसके पास। पर प्रॉब्लम थी, वाइट सी क्यूआई अनस्टेबल था, करंट यहाँ पे कैओटिक थे, हिडन रिस्क था जैसे न्यू कॉम्बैट सिस्टम बना रहा है, सक्सेस रेट या फेलियर कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसलिए क्योटिक है। आइडेंटिटी का सीक्रेट अगर एक्सपोज हुआ तो एक तरीके से सब कुछ कोलैप्स हो सकता है, इसलिए इस चीज़ के लिए ये जो लक थी ये अभी भी क्योटिक थी। अगर ये दोनों चीज़ें सही हो जाए तो लक क्योटिक ना रहे। क्यूआईसी क्लोन स्ट्रॉन्ग था पर ग्रोथ लिमिटेड थी। मेन बॉडी फेंगयुआन का एक तरीके से सिल्वर पिलर है, स्काई को छेद रहा था, अनलिमिटेड पोटेंशियल था इस चीज़ का। फेंगयुआन कहता अगर क्यूआई हार्वेस्ट प्लान काम करे तो क्यूआईसी की लक को ग्रो करेगा और फिर और मतलब अभी भी स्लो है लेकिन और ज़्यादा ग्रो कर देगा अगर ये काम करे तो। वो कहना चाह रहा है वही वाला काम नहीं है कि दूसरों के ग्रो टू हेवन के अंदर जो क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट है उसको यार ले लो तो अपना जो क्यूआईसी क्लोन है उसके पास बहुत सारे फ्रूट आ जाएंगे, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अभी इतनी स्पीड में नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। और इससे ये होगा कि पावरफुल का पावरफुल प्लस लक भी इंक्रीज़ हो जाएगी क्यूआईसी क्लोन की। लेकिन अभी वो जो लक है, बहुत धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि अभी धीरे-धीरे इसकी ग्रोथ हो रही है क्यूआईसी क्लोन की, फ्रूट वाला क्लोन, क्यूआईसी इंसेस्टर। और ठीक इसके सेकंड नंबर पर यानी क्यूआईसी क्लोन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग लक वू शुआई का था, पर उसकी लक काफ़ी वीक हो गई थी। रीज़न ड्रैगन पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया था, 4 ड्रैगन जनरल यहाँ पे मर चुके थे, डिजंक्शन यहाँ पे सप्रेस हो गया था। उसकी लक अभी भी ड्रैगन शेप की थी, पर क्लोज से देखा जाए तो वो ड्रैगन एक्चुअली आंट से बना हुआ था, यानी बस चींटियों वाला ड्रैगन था। आंट ड्रैगन लक मान लो। फेंगयुआन कहता है ये इंस्लीमेंट पाथ रिसर्च की वजह से है। टाइम पाथ क्लोन की लक मिनी रिवर ऑफ टाइम जैसी थी पर अब ज़्यादा बड़ी और फास्ट फ्लो हो रही थी।
और जो अपना ज़ान वुडू क्लोन था कैलेमिटी बीस्ट कैलेमिटी ग्रो टू हेवन वाला, वो तो मिल ही चुका है फेंग युआन को अब। ज़ान वुडू ऑलमोस्ट सेम था। ली बाओशाई, ली शाओबाई, यार क्या नाम है इसका? ली शाओबाई जो वर्ज़न नहीं था फेंग युआन वो वाला क्लोन, वो ह्यूज चेंज में था। पहले उसका फ्लावर लक था, लेकिन अब व्हाइट वॉल लक था। वॉल पे 3 पोएम्स लिखे हुए थे, उसके मास्टरपीस थे और बाहर से ब्लैक पैटर्न्स फ्लाई होके वॉल्स में एंटर हो रहे थे। फेंग युआन समझ गया और कहा ये पोएम वॉल लक है। कंटेक्स्ट इसका दिया जाता है कि ली शाओबाई फास्ट ग्रो कर रहा है। बुक हाउस इनहेरिटेंस उसको मिल गया था उसके मास्टर की वजह से। 3 किलर मूव्स बनाए थे पोएम से। नंबर 1 गो मास्टर बन गया था। लोग बोल रहे थे कि रेयर जीनियस है ये। ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू भी उसको नरिश कर रहा था। ये इसके मास्टर का मास्टर था, ओल्ड इमॉर्टल हुआ यू। फेंग युआन ने इंटरफेयर नहीं करा। रीज़न था ये प्यादा सेल्फ ग्रो कर रहा था। इन्फॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंस इनडायरेक्टली मिल गया था। प्लान चेंज हो गया था। नेचुरल डेवलपमेंट पे छोड़ दिया गया था फेंग युआन ने इसको। और आगे देखते हैं भाई ड्रीम क्लोन की लक। पहले पिंक फॉग था, पिंक सैंडबॉक्स टाइप का बन चुका था और येलो सैंड आके उसमें पिंक बन रहा था। फेंगजुआन पे कंफ्यूज हो गया कि ये जो येलो चीज़ है इसके अंदर आकर यहाँ पे पिंक बन जा रही है, मतलब ये येलो है क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? उसने गेस लगाया पर कंफर्म नहीं था। फेंगजुआन यहाँ पे काउंट करता, टोटल यहाँ पे 8 क्लोन थे, एक मिसिंग था, वो था फेंग डी चैंग। अभी एक फेंट लक दिख रही थी उसकी, ऑलमोस्ट इनविजिबल थी यानी गायब सी हो रही थी। फेंगजुआन शॉक में कहता है ये फेंग डी चैंग का लक है, क्या वो अभी भी जिंदा है? रियलाइजेशन होता है कि कुकिंग लक पॉट अपग्रेड हुआ है, लक डिटेक्शन स्ट्रांग हो गया है, फेंग डी चैंग भी स्ट्रांगर हुआ है, इसलिए कनेक्शन विजिबल हुआ। फेंग युआन प्लान चेंज नहीं करता। रीजन था डिवाइन एम्प्रेसिटी पे अटैक। भाई अननेसेसरी का रिस्क होगा, यानी बेकार में रिस्क लेना होगा। अभी बेस्ट टाइम है ग्रोथ फेज का, इसलिए भी ग्रोथ करो। कंक्लूजन यही निकला कि वो अपनी और क्लोन्स की लक को स्टेबल रखेगा और बैड फेज खत्म होगा, गुड फेज स्टार्ट है अभी तो, यानी बैड फेज जस्ट अभी खत्म हुआ है, गुड फेज अभी स्टार्ट है, तो अभी क्यों बैड फेज को वापस लाना? मीन्स इसका यही है कि अभी तो सारी मुसीबतों से मैं हटा हूँ, फिर वापस से हेवनली कोड के ऊपर अटैक करो। वही इतना खतरनाक वो जो इमॉर्टल गो हाउस है, डिवाइन एम्पेरेसिटी, उसके ऊपर अटैक करूँ, फेंग डीचेंग को आज़ाद करवाऊँ। ये सबसे बढ़िया है कि अभी छोड़ो, अभी ग्रोथ करो, बाद में इसको देखा जाएगा। कुकिंग लक पॉट से वो क्लोन की लक को बूस्ट कर सकता था पर नहीं करा। रीज़न ऑलरेडी लक इंप्रूव हो रही है अपने आप ही, बूस्ट करने के लिए अपनी लक यूज़ करनी पड़ेगी, तो क्यों खराब करा जाए? नेक्स्ट स्टेप था, फेंग युआन कहता है कि अब वुड पाथ इमॉर्टल को रिफाइन करते हैं। रीज़न सिंपल है, उसके पास वुड पाथ मटेरियल्स बहुत सारे हैं। मिनी मैन ग्रो टू हेवन से मिले थे उसको। टारगेट था उसका हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस, वो भी रैंक 8 का पाना। लेकिन अभी है नहीं, देखते हैं रिफाइन कर पाएगा कि नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पे सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। डिवाइन एम्पर सिटी पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। कैंप यहाँ पे बिल्ड हो रहा था। जाओ शू क्राफ्टमैन्स को लीड कर रहा था। फेरी बी शिया क्राफ्टमैन्स गू का यूज़ काफ़ी वाइड हो गया, ऐसे चिल्ला रही थी। जाओ शू यू प्राउड टोन में कहता है ये फ्यूचर गू से में सबसे यूज़फुल होगा, बिल्डिंग प्लस रिफाइनमेंट दोनों में बढ़िया होगा। सिस्टम एक्सप्लेन करा जाता है कि लेबर यूनियन टोकन गू उसके पास था, सुपरविजन टोकन गू उसके पास था, वाइड हेड गू उसके पास, वाइस हेड गू उसके पास था। फुल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था यहाँ पर, तो इन सबका यूज़ करके वो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन गू का यूज़ करके मतलब ना कुछ बना रहा था, बिल्डिंग बना रहा था, रिफाइनिंग करवा रहा था। एक तरीके से उसके पास ना बहुत सारे लेबर लेबर या स्लेव कुछ भी कह लो, ये लोग आ चुके थे जिनका ये यूज़ करके अपना काम करवा सकता है। लेकिन तभी देखते हैं सडनली यहाँ पे अलार्म बजता है। फेरी बीश या कहती है अरे बीस्ट अटैक हो गया। जाओ शू ये कहता है अरे टेंशन नहीं है, शाओ शीशिंग हैंडल कर लेगा। शाओ शीशिंग कहता है ऑल फोर्स अटैक करो। आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय होती है, उसके पास था सोल्जर गू, सार्जेंट गू, लिeutenant गू और कैप्टन गू। बैटल यहाँ पे स्टार्ट होती है बीस्ट वर्सेस आर्मी। शाओ शीशिंग की आर्मी थी। हैवी क्लैश होता है, गैप्स यहाँ पे होते हैं, रिफिल होते हैं, कंटिन्यूस फाइट होती रहती है। फिर यहाँ पे ना जाइंट बीस्ट एंटर होते हैं फोर्ट्रेस साइज के। यहाँ पे शाओ शीशिंग सीरियस हो गया, उसने बोला स्ट्रॉन्गर एनिमीज आ रहे हैं, सब एक साथ अटैक करो। एक्सपर्ट यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, चेंग डा जियांग गुटिंग। और 1 घंटे के बाद बीस्ट यहाँ पे भाग जाते हैं जो भी अटैक करने आए थे, और करीबन आधे दिन के बाद कैंप यहाँ पे कंप्लीट होता है। मर्चेंट सिटीजन सेटल हो जाते हैं। ये कैंप स्ट्रॉन्ग बेस पॉइंट था, इनके थ्रू एक्सप्लोरेशन डीपर हो जा रहा था। अब देखते हैं यहाँ पे फेंग डी चैंग भी शायद था, तो फेंग डी चैंग कैंप के हिडन कॉर्नर में आया और कुछ उसके पास बैगर्स भी थे। तो एक बैगर आता और कहता है सेक्ट लीडर, सेक्ट लीडर। फेंग डी चैंग भी उस बैगर में डिस्गाइज में था, वो भी बैगर बना हुआ था फेंग डी चैंग। वो सीक्रेटली आर्मी को फॉलो कर रहा था और बैगर सेक्ट से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। और फेंग डी चैंग कहते हैं सिचुएशन क्या है, इन लोगों ने जस्ट अभी एक बीस्ट आर्मी को भगा दिया, हटा दिया, ये सब मेरे को पता चल गया है, तो तुम बताओ सिचुएशन क्या चल रही है। तो बैगर कहता है आर्मी को फॉलो कर रहे हैं, बीस्ट कॉप्सेस और स्किन्स कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट भी हमें भी मिल रहा है, पर मर्चेंट्स और गार्ड्स से क्लैश भी हमारा हो रहा है, वो हमें रोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो फेंग डी चैंग कहता है कैजुअलिटीज़ हुई, किसी को मारा है, कुछ ऐसा हुआ क्या? नंबर सुन के उसका मूड हैवी हो गया।
एनालिसिस से पता चला कि बैगर सेट ह्यूज है पर वीक है। बैगर गो चीप होते हैं, लो पावर वाले होते हैं, तो नंबर्स से ही सर्वाइव कर सकते हैं। फेंगडी चैंग कहता है इस स्ट्रेंथ से फ्यूचर में 10 चिल्ड्रंस को बीट नहीं कर सकते जो कि हेवनली कोड के थे। वो 10th कैंप में आता है पर आर्मी ऑलरेडी आगे निकल चुकी थी। फेंगडी चैंग कहता है अब सिर्फ बीस्ट टाइड पे होप है, यानी बीस्ट टाइड उन्हें कमजोर कर दे तब जाके कुछ हो पाएगा। प्लान था कि बीस्ट आर्मी को हैवी लॉस दें तब अटैक का चांस मिलेगा, यानी जब वो बीस्ट आर्मी से फाइट करेंगे वो भी कमज़ोर हो जाएंगे या थक जाएंगे तब अटैक करें। उसको वीकनेस फ़ील होती है। वो ह्यूमन विल गू से यूज़ करता है, वो विल और यहाँ पे विल को रिफ़ाइन करता है। रीज़न था उसके पास बॉडी नहीं थी, सिर्फ़ विल थी, तो फ़ास्ट कंज़्यूम होती थी। इसलिए वो ह्यूमन्स की विल को कंज़्यूम करता था अपनी विल को बनाए रखने के लिए। यानी अभी वो एक जिन की स्टेट में था। होता है ना सोल की स्टेट में था। उसकी सोल यहाँ पे धीरे-धीरे मर रही है। अगर वो भागेगा, सोचेगा, कुछ भी करेगा तो उसकी सोल यहाँ पे मरेगी धीरे-धीरे, ख़त्म होगी। तो उसकी सोल को बनाए रखने के लिए, कंडेंस रखने के लिए, सॉलिड रखने के लिए उसे यहाँ पे दूसरों की विल को कंज़्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी खुद भी एक विल ही है। सोल को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करा, असल में एक विल है ये। आगे देखते हैं, सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, पेंटिंग वर्ल्ड के डेप्थ के अंदर देखते हैं। जेनेसिस लोटस का विल माओ लिक्यू को सप्रेस कर रहा था। जेनेसिस लोटस कहता है सरेंडर कर दो और आराम से, मतलब आराम की ज़िंदगी मरोगे। आराम की ज़िंदगी कह सकते हो कि आराम की मौत मरोगे, सॉरी। तो माओ लिक्यू कहता है नहीं, सब दाव मार्क्स ले लो। शॉक का मोमेंट था, माओ लिक्यू अपने दाव को खुद ही रिलीज कर देता है। रिजल्ट ये हो कि ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ दाव का, बीस्ट और बर्ड्स यहाँ पे बनने लगते हैं उसके दाव से। जेनेसिस लोटस कहता ओ नो, अनएक्सपेक्टेड मूव था क्योंकि माओ लिक्यू ने अपने मतलब दाव को खत्म करके उनके अंदर से बीस्ट पैदा कर दिए थे और ये बीस्ट अब कहाँ पे अटैक करेंगे? ऑफ कोर्स ये पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर। मैसिव बीस्ट टाइड यहाँ पे क्रिएट होती है कंट्रोल से बाहर। डायरेक्ट अटैक होता है ह्यूमन आर्मी के ऊपर। 10 चिल्ड्रंस का रिएक्शन देखते हैं, वो कहते हैं भागो भागो, बीस्ट टाइड आ रही है, लेकिन ये बहुत पावरफुल वाली बीस्ट टाइड है। ये लोग वही डेप्थ के अंदर जा रहे थे, तो अब ये फाइट कर जीत नहीं सकते, तो इनके मन में यही था कि भागो यहाँ से। रिट्रीट में हैवी फाइट होती है, आधी आर्मी यहाँ पे वाइप आउट हो जाती है और यहाँ पे कैंप 11वां कोलैप्स कर जाता है, कैंप 10वां भी कोलैप्स कर जाता है एंड यहाँ पे आर्मी कंटिन्यूअसली भागे जा रही थी, पीछे हटे जा रही थी। फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि कैंप यहाँ पे बर्बाद हो गए। आर्मी का 10% भी सर्वाइव नहीं कर पाया सही से, मतलब सर्वाइव 10% खत्म ही हो गया, कर पाया ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे 10% बस बचा है। सिटी गेट यहाँ पे बंद हो चुके थे। बीस्ट टाइड सिटी पर अटैक करता है, 3 दिन और 3 रात बैटल होती है। सिटी लूजिंग साइड पर आ जाती है क्योंकि भाई ये बीस्ट टाइड बड़ी खतरनाक थी, नॉर्मल वाली नहीं थी, पेंटिंग वर्ल्ड वाली बीस्ट टाइड नहीं है ये बीस्ट टाइड मॉलिक्यू ने क्रिएट करी थी। क्रिटिकल मोमेंट पर डिवाइन बीन सोल्जर्स यहाँ पे अपीयर होते हैं, डिफेंस को स्टेबलाइज करते हैं। 10 चिल्ड्रंस यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं 1 मिनट, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं क्यों? पर रिग्रेट भी होता है क्योंकि लॉसेस मैसिव थे। फेंग डिचेंग सेफ डिस्टेंस पर चला गया था, उसको एक्सपेक्टेड था डिफीट मिलेगा पर चांस नहीं मिला अटैक करने का। वो ट्रेंड चिल्ड्रंस के ऊपर अटैक करके उनको भी मार सकता था लेकिन उसको टाइम नहीं मिला। रीज़न था भाई एनिमीज़ यहाँ पे यूनाइटेड रहे थे। एनिमीज़ मीन्स वही ट्रेंड चिल्ड्रंस यहाँ पे आसपास एक दूसरे के आसपास रहकर फाइट कर रहे थे, इसलिए बी स्टाइड यहाँ पे रिटेट करता है और इसी के साथ बीस्ट टाइड भी यहाँ पे पीछे हटने लग गया था। और यहाँ पे जो बीस्ट थे अलग अलग बिखर गए थे। पहले बीस्ट टाइड एक साथ थे लेकिन अब वो अलग अलग हो गई, इसलिए एक्सप्लोरेशन हार्ड हो गया था क्योंकि बीस्ट अब हर जगह फैल गए थे। यहाँ पे जो शन शांग था और फेंग डी चेंग थे आपस में मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फेंग डी चेंग कहता है आर्मी लॉसेस में है, यानी जो ह्यूमन आर्मी थी एडेड 10 चिल्ड्रन से ये लॉस में है। ये फैन और होंगिंग की परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रही है। शन शांग कहता है कि बीस्ट टाइड का ओरिजिन बिग रिवील होता है। शन शांग कहता है कि दाव मार्क से बीस्ट क्रिएट हो रहे थे, यानी ये यहाँ के बीस्ट नहीं थे, ये क्रिएट किए गए थे बीस्ट। फेंग डी चेंग यहाँ पे एनालिसिस कहता है और कहता है जहाँ हम लोग जा रहे थे ना, ये पूरी आर्मी 10 चिल्ड्रंस या हम लोग जो फॉलो कर रहे थे इस आर्मी को, ह्यूमन आर्मी को, जहाँ जा रही थी वहाँ पे डीप में कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी यहाँ पे सप्रेस हो रहा है और सप्रेशन वो फील कर रहा था, वो सप्रेशन कर रहा था और मतलब सप्रेशन उसके ऊपर हो रहा था ना, सप्रेशन फील कर रहा था, इसलिए उसने अपने जो दामाग थे वो एक्सप्लोड कर दिए और उस एनिमी ने अपने दामाग को एक्सप्लोड करके बीस्ट टाइड को क्रिएट कर दिया और बीस्ट टाइड हमारी तरफ आने लग गई थी। ये चीज़ हुई थी, यानी शन शांग को कुछ ना कुछ पता चल चुका था कि भाई डेप्थ के अंदर कोई ना कोई तो है। हालाँकि उसे ये नहीं पता कि अंदर माओली क्यों है और जेनेसिस लोटस की व्हेल है जो आपस में एक तरीके से लड़े मरे जा रहे हैं, वो अलग बात है। आगे देखते हैं। शेनशांग कहता है कि हो सकता है कि वो रैंक 8 एनिमी हो पर हम कॉर्पोरेट कर सकते हैं। फेंग डिचेंग कहता है कि अभी तो इम्पॉसिबल है ना, बीस्ट टाइड को खत्म करते हैं। प्लान था कि नेक्स्ट आर्मी के साथ डीपर एक्सप्लोर करेंगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है फेंग युआन की साइड। वो सीक्रेटली मशरूम मैन पैराडाइज में एकदम पहुंचता है। उसने हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रैंक 8 बना दिया था फाइनली और नए किलोमोव्स को क्रिएट करा था। क्यूआईसी क्लोन हेवनली कोड को पुश करता है अटैक के लिए पर हेवनली कोड डिले कर रहा था। फेंग युआन समझ गया कि सिचुएशन सीरियस है। अब तुम्हें एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो इसने बोला ना हेवनली एसेंस
ट्रेजर इंपीरियल लोटस को रैंक 8 बना दिया, रिफाइन नहीं करा, बना दिया। अब तुम बोलोगे बना दिया, पहले इसके पास था क्या कोई कम रैंक का? तो तुम्हें याद होगा कि बहुत पहले शायद शांग क्लैन वाली आर्क में या उससे पहले के आसपास फेंगयुआन के पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस था, कम रैंक का। अब उसने उसको बना दिया। कुछ लोग बोल रहे थे यार वो लोटस कहाँ गया, वो लोटस कहाँ गया? तो ये लोटस वही है, बस उसको अपडेट कर दिया गया शायद। फेंगयुआन यहाँ पे समझ गया सिचुएशन सीरियस है। फेंगयुआन और लू वाइन यहाँ पे मिलते हैं। बैठते ही फेंगयुआन सीधा क्वेश्चन पूछता है और फेंगयुआन कहता है स्पेक्टर सोल अभी भी जिंदा है क्या? मरा नहीं क्या स्पेक्टर सोल? तभी आगे देखते हैं, यहाँ पे गुरगुर आवाज आती है। टी बॉईल हो रही थी, येलो ब्राउन स्टीम यहाँ पे निकल रही थी। और ये जो लास्ट सीन था जिसमें उसने सुना था, मतलब अपने पैराडाइज क्यों कह रहे हैं यहाँ, लू वाइन ने सुना था कि स्पेक्टर सोल ज़िंदा है। ये लाइन सुनकर शायद उसका कोई रिएक्शन था नहीं था, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। टी यहाँ पे बॉयल हो रही थी। माउंटेन के टॉप पर एक छोटा-सा वुडन केबिन था और 2 टॉप एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए थे, यानी फेंगयुआन जो वर्ल्ड का नंबर 1 डीमन था और लू वाइनी जो भाई पैराडाइज़ अर्थ का इनहेरिटर था, सबसे काइंड वेनरेबल था। यानी एक काइंड पर्सन, एक डीमन पर्सन एक-दूसरे के सामने बैठे थे। विंडो के बाहर का सीन ऐसा था, माउंटेन्स, रिवर्स, क्रेन, विलेजेस बहुत बढ़िया था, एकदम पीसफुल माहौल था, बहुत सुंदर। मतलब जो पैराडाइज़ कहा जाता है ना, सच में जो राइटियस पाथ का पैराडाइज़ होता है, सच में पैराडाइज़ था। स्काई में फ्लोटिंग माउंटेन्स भी थे, अलग-अलग एनवायरनमेंट के साथ थे। फेंगयुआन सीधा पूछता और कहता है स्पेक्टर सोल क्या अभी भी ज़िंदा है? लू वाइन यहाँ पे रिप्लाई नहीं देता, बस टी बनाता रहता है। टी यहाँ पे रेडी होती है, एक्सट्रीम सीन यहाँ पे माइंड टी था इसका नाम, एक्सट्रीम सीन माइंड टी इसका नाम था। रैंक 8 मटेरियल से बनी हुई टी थी। चाय। लू वाइन कहता है प्लीज़। फेंगयुआन सिप लेता है, पर लू वाइन सीधा एकदम बड़ा-सा ग्लुप करके एक बार में पी लेता है। फेंगयुआन भी फिर मतलब एकदम सेम सीन करता है, उसकी तरह पी लेता है एकदम पूरा, और इफ़ेक्ट ये होता है कि बॉडी कूल हो जाती है, रिफ्रेशिंग हो जाती है, हल्का-सा स्वीटनेस फ़ील होती है। फेंगयुआन का पूरा जब कप फिनिश होता है और फेंगयुआन एक लाइन कहता है कि गुड टी, यानी मज़ा आ गया, क्या चाय बनाई है। अब शौक यहाँ पे रिवील होता है कि भाई जो 1 कप था, करीबन 1000 से ज़्यादा अर्थपात के दावमार्क देता था। यानी तुमने 1 कप चाय पी तो 1000 से ज़्यादा अर्थपात के दावमार्क मिलेंगे। इक्वल है करीबन हेवेनली ट्रिब्यूलेशन प्लस अर्थी कैलेमिटी के रिवॉर्ड के। यानी तुमने 1 कप चाय पी के करीबन हेवेनली ट्रिब्यूलेशन या अर्थी कैलेमिटी को फेस कर लिया। लू वाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है और कहता है ये प्लेस है वर्च्यू पैराडाइस। पैराडाइस अर्थ वेनरेबल ने क्रिएट किया था। यहाँ कैलेमिटीज़ नहीं होती हैं। लू वाइन ने आगे कहा ये टी एक्चुअली फूड पाथ किलर मूव है। पैराडाइस अर्थ ने फूड पाथ रिसर्च करा था, टी को किलर मूव बना दिया था। की कॉन्सेप्ट था कि अब दावमार्क से ट्रिब्यूलेशन के बिना भी मिल सकते हैं। गेम चेंजिंग मेथड था। फेंगयुआन समझ जाता और कहता है ये सिस्टम पूरी कल्टीवेशन स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, पर लिमिटेशन थी। कॉस्ट बहुत हाई थी, एफिशिएंसी लो थी। लू वाइन कहता है कि नॉर्मल गुई मॉडल को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। फेंगयुआन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला क्योंकि सविनर इमॉर्टल बॉडी थी। नो दावमार्क कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई भी दावमार्क कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते। कंपैरिजन होता है कि जो वेरिएबल्स के मेथड थे वर्ल्ड चेंजिंग थे। एग्जांपल के लिए प्रिमोडल ओरिजिन, उसने हेवनली कोड को वही क्रिएट कर दिया जो आज तक है। स्टार कंसोलेशन, विजडम पाथ, जाइंट सन, ब्लड लाइन सिस्टम को क्रिएट करा नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर जो आज तक है। रेड लोटस, फेड गु को डिस्ट्रक्शन के फेस तक ला दिया। ऐसे ही थोड़ी ना, बंदा अदरवर्ल्डली डीमन नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा कांड कर गया। जेनेसिस लोटस डिवाइन एम्पर सिटी को क्रिएट कर गया। बल्कि मुझे लग रहा था जेनेसिस लोटस ज्यादा कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन देख रहे हो फेंगयुआन यहाँ पे डाउट करता और कहता है क्या पैराडाइस अर्थ को जेनेसिस लोटस का प्लान पता था? ल्यू वाइन कहता है हाँ। अब बताया जाता है जेनेसिस लोटस का ओरिजिनल प्लान था कि क्विंग चाओ प्लस डिवाइन विन पैलेस प्लस एम्पर सिटी, इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए और डिवाइन एम्पर सिटी की फुल पावर मिलेगी। क्विंग चाओ प्लस हेटेड गु मिक्स करेगा और जो हाफ रैंक 9 की पावर देगा, स्ट्रेंथ देगा। हाफ रैंक 9 की स्ट्रेंथ प्लस डिवाइन विन पैलेस जो खुद रैंक 8 का है, प्लस भाई एम्पर सिटी जो कि प्रीमोडल ओरिजिन ने अपने मतलब अपने अरेंजमेंट या अपना कुछ कह कर यहाँ पे सिटी बनवाई थी, वो सिटी। मतलब इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ों को मिक्स कर दो, भले वो प्योर रैंक 9 तो नहीं, लेकिन भाई बिल्कुल रैंक 9 से कुछ परसेंट नीचे तो होगी ही। हाफ रैंक 9 से थोड़ा सा ऊपर, हाफ रैंक 9 ही कहा जा सकता है क्योंकि रैंक 9 तो बन नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या पता रैंक 9 भी बन जाए यार, कुछ नहीं पता यार, हो भी सकता है। जो भी हो, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ बन जाती। बट प्रॉब्लम थी कि फेंगयुआन ने क्विंग चाओ को भाई एकदम हटा दिया। रिज़ल्ट ये हुआ कि प्लान इनकम्प्लीट हो गया, यानी जेनेसिस लोटस का जो प्लान था, पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया। लू वाइन कहता है इसी वजह से डिवाइन एम्परर सिटी फेट वॉर में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। फेंगयुआन रियलाइज़ करता है कि मैं ही इनडायरेक्टली जेनेसिस लोटस का प्लान तोड़ दिया था, यानी फेंगयुआन ने ही तोड़ा था। रूट कॉज़ था फेंगयुआन ने ग्रेट थीफ ही मॉडल को यूज़ करके क्विंग चाओ
का सोल बीस्ट टोकन चुरा लिया था। क्विंग चाओ वीक हो गया था, फैंग क्लैन जीत गया था और प्लान यहाँ पे कोलैप्स कर गया था उसी दिन से जेनेसिस लोटस का। फाइनल रियलाइजेशन ये होता है कि सब चेन्स यहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे। एक गू स्टील करा, एक बीस्ट वीक हो गया, एक वेनरेबल का प्लान यहाँ पे टूट गया और वर्ल्ड लेवल इम्पैक्ट चेंज हो गया। क्योंकि अगर फेंग युआन वो जो गू था सोल बीस्ट टोकन वाला चुराता नहीं, बीस्ट सोल टोकन है, सोल बीस्ट टोकन नहीं चुराता फेंग युआन, तो वो बीस्ट क्विंगचाओ कभी वीक नहीं होता, वेनरेबल का मेथड टूटता नहीं, वो वेनरेबल का वैसा ही मेथड होता और फेट वॉर के अंदर फेंग युआन के ही लग जाते। क्योंकि भाई उस टाइम पे ये जो डिवाइन एम्परेसिटी थी वो आ जाती तो मुश्किल हो जाती भाई फेंग युआन के लिए। वो तो अच्छा था फेंग युआन ने इनडायरेक्टली खुद की ही हेल्प कर ली थी। इसी थॉट के साथ फेंग युआन यहाँ पे सोचता और कहता है थीविंग हेवन ने सिर्फ हेवन फॉर्म नहीं, ये भी एक हिडन अरेंजमेंट था, पर मुझे पहले समझ नहीं आया। यानी कहना चाह रहा है, तुम्हें याद होगा जब वो क्यूआईसी का जो ग्रोटो हेवन था, क्यूआईसी ग्रोटो हेवन जब फेंग युआन गया था उसके अंदर बाइनिमिंग भी गई थी, बाइनिमिंग की वजह से फेंग युआन वहाँ पे गया था और वो जो 5 साल वाला है पता नहीं कौन से साल वाला एग्रीमेंट था जिसके अंदर फेंग युआन को हेवन फॉर्म मिला था, बड़ा खतरनाक मूव था जिससे वो किसी भी टाइप के हिडन क्रोटा हेवन को ढूंढ सकता था हेवन फॉर्म और उसके अंदर इनडायरेक्टली घुस सकता था पेनिट्रेट करके। तो वही वो कहना चाह रहा है कि जो ये हेवन फॉर्म था थीविंग हेवन का था, ये भी एक तरीके का हिडन अरेंजमेंट था, पहले फेंगयुआन को समझ नहीं आया था। फिर फेंगयुआन आगे पूछता है और कहता है क्विंग चाओ क्या अभी भी जिंदा है? तो लू वाइन यहाँ पे सीरियस हो जाता है और कहता है बैटल में हेटेड गु का ऑरा तो देखो गायब हो गया था, लगता है वो हेटेड गु डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर क्विंग चाओ एक किलर मूव से बना लिविंग बीन है, कंफर्म नहीं है कि वो डेड है या जिंदा है। जेनेसिस लोटस का मेथड समझना इम्पॉसिबल चीज थी, इसलिए मेन रिवील होता है लू वाइन यहाँ पे कहता है कि स्पेक्टर सोल एक साथ जिंदा भी है और डेड भी है, ये भी सेम चीज बताता है क्विंग चाओ जैसी। ये कुछ नहीं पता। रीजन है भाई क्योंकि उसका जो रियल बॉडी है स्पेक्ट्रल सोल का, वो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर अभी भी ट्रैप है। फेंगयुआन कहता है एज एक्सपेक्टेड, यानी उसे पहले से डाउट था कि भाई स्पेक्टर सोल इतनी आसानी से कैसे मरेगा। भाई डीप एनालिसिस से पता चलता है कि स्पेक्टर सोल इतना इजीली कैसे मर गया, इम्पॉसिबल है, वो हिस्ट्री का सबसे डेंजरस प्लानर था। पास्ट का सीन हम देखते हैं, पास्ट के सीन में जब 500 साल लाइफ वाली लाइफ थी, यानी याद होगा जब फेंगयुआन ने पहली बार हेवंसविल का प्यादा बन के यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम सिगाडो को रिफाइन करके पिछली 500 साल वाली लाइफ जो जी थी उसने, उसके अंदर शैडो सेक्टर सीक्रेटली सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, हेवनली कोर्ट इनडायरेक्टली उसके कंट्रोल में था, 5 रीजन वॉर भी उसका ही सेटअप था। उस टाइम पे तो फेंगयुआन को पता भी नहीं था कि शैडो सेक्टर है कौन, वो तो धीरे धीरे बाद में पता चला उसको जब वो एक तरीके से रिबॉर्न होकर दोबारा से आया। इसलिए ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनरेबल आई थी तभी स्पेक्टर सोल जीत नहीं पाया था। फेंगयोन रियलाइज करता है और कहता है उसकी पुरानी लाइफ में ये सब हिडन रहा था। इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि हेवंसविल ने फेंगयुआन का यूज करा था स्पेक्टर सोल को रोकने के लिए। हीथियान माउंटेन बैटल में सरफेस पे फेंगयुआन जीता, पर एक्चुअली स्पेक्टर सोल ने प्लान को चेंज कर दिया था उसी दिन उसी वक्त, यानी मुंह पर फेंगयुआन के चेंज करा था प्लान। स्पेक्टर सोल चाहता तो सविनर इमॉर्टल बॉडी को खुद के ऊपर रख सकता था, यानी खुद के पास रख सकता था, लेकिन फिर भी उसने फेंगयुआन को दे दिया क्योंकि फेंगयुआन एक अदरवर्ल्डली डीमन था प्लस एक वर्थ इट बंदा था शायद। बिग मूव था, उसने सवीनर इमॉर्टल फेटिश गो को फेंगयुआन को दे दिया, फेंगयुआन कंप्लीट अदरवर्ल्डली डीमन बन गया। अगर फेट वॉर में स्पेक्टर सोल का प्लान सवीनर इमॉर्टल बॉडी वापस लेना, ग्रोट हेवन एब्जॉर्ब करना, इंस्टेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट बनना, पर वो चीजें फेल हो गई। रेड लोटस ने उसको स्कीम करा, हेवन पाथ दामार्क्स से फेंगयुआन को प्रोडक्शन मिल गई। फेंगयुआन का बिगेस्ट डाउट था प्लान में फ्लॉ है, रिस्क टू हाई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हेवनली कोर्ट उसे एक तरीके से हेवनली कोर्ट ने कैप्चर करा था स्पेक्टर सोल को तो तुरंत मार दिया होता, लेकिन मारा नहीं, पूरा प्लान खत्म हो गया। कैप्चर्ड स्पेक्ट्रल सोल फेक क्लोन था, असल में रियल बॉडी अभी भी सेफ था। तो ओके, अब समझ आ रहा है यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। ये सीन चल रहा है कि भाई स्पेक्ट्रल सोल ने असल में सविनर इमॉर्टल बॉडी को फेंगयोन को खुद से अपनी मर्जी से दिया था, और जो असली वाला स्पेक्ट्रल सोल हम समझ रहे हैं इतने टाइम तक जो अभी तक बाहर घूम रहा है, लड़ाई कर रहा है, या जो भी अभी तक स्पेक्ट्रल सोल का नाम जो भी अभी तक आया है, ये त्यान माउंटेन के बाद से जो भी स्पेक्ट्रल सोल का नाम आया है, वो जो भी स्पेक्ट्रल सोल था, चाहे वो यिंगवुशी हो, चाहे वो बाहर वाला स्पेक्ट्रल सोल हो, या चाहे वो हेवनली कोर्ट के अंदर कैप्चर वाला स्पेक्टर सोल हो, वो सारे के सारे फेक थे। फेक थे या स्प्लिट सोल से, बस और कुछ नहीं। असली वाला स्पेक्ट्रल सोल मेन बॉडी अभी भी डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर कैद है, वो अभी भी जिंदा है डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर, इसलिए ये चीज हो रखी थी। अब आगे देखते हैं। कैप्चर्ड स्पेक्टर सोल फेक क्लोन था,
क्लोन का यूज़ एनिमी को कंफ्यूज करना, ट्रैप बनाना, फेरिज़ीवी जिसके अंदर फँस गई थी, रियल इन्फॉर्मेशन हाइड करना, डेथ का रिस्क अवॉइड करना इसके लिए होता है। पहला एविडेंस था डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू, बैटल में फेंग युआन ईज़िली जीत गया, सस्पिशियस था ना। वो असली स्पेक्ट्रसोल था ही नहीं इसलिए जीत गया। दूसरा एविडेंस लक ऑब्जर्वेशन, फेंग युआन की लक में ब्लैक क्लाउड प्रेजेंट था, ये स्पेक्ट्रसोल का सिग्नल था। स्पेक्ट्रसोल अभी भी जिंदा है, वो डेफिनेटली फेंग युआन को टारगेट जरूर करेगा। बिग डेंजर है, अब फेट गुड डिस्ट्रॉय हो चुका है, वेनरेबल्स रिवाइव हो सकते हैं, कोई भी कभी भी वापस आ सकता है। फेंग युआन सिचुएशन समझता है, अभी नंबर 1 डीमन है पर ये उसको टारगेट एक तरीके से बनाएगा दूसरों के लिए, मतलब हर कोई अभी उसे टारगेट बनाएगा, चाहे जो मर्जी आए, सब भाई जितने भी दूसरे लोग हैं सब फेंग युआन को भी टारगेट बनाएंगे। इसलिए वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, नॉन स्टॉप ग्रो करना पड़ेगा। फाइनली वो मेन क्वेश्चन पूछता है और मेरे को भी बड़े बेसब्री से इंतजार था इस क्वेश्चन का। और फेंग युआन पूछता है कैसे वेनरेबल बनते हैं, रैंक 9 वेनरेबल। और इसी लाइन के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। 4 गू मास्टर, 4 ग्रेट ऑब्सेंटिटीज जो भी इन्हें कहा जाता है यार, माउंटेन में एक्सप्लोर कर रहे थे। यूबा गुआंग कहता है स्वारो फुल वाइंड आ रही है यार। तो चेन ये डाओ कहता है क्विक यार गु हाउस में जाओ, बचते हैं इस वाइंड से। वो शेल्टर लेते हैं, वाइंड में गुवम्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो फैन चू यान कहता है लॉस हो रहा है यार, अभी भी हम अंदर हैं बट फिर भी हमारी चीजें नुकसान में जा रही हैं। चेन इन दाओ कहता है रिस्क लेना पड़ेगा यार, यहाँ गु इमोर्टल बैटल हुआ है, कुछ वैल्यूबल मिल भी सकता है। सबका गोल क्लियर था, इमोर्टल बनना है इन सबको। 7 दिन सर्च करा लेकिन कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। और जब वो जा रहे थे एक आदमी मिलता है। गो मास्टर कहता है अरे ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, ये बंदा अभी भी जिंदा है। वांग शियो अर्थ था, अनकॉन्शियस था पर अभी भी जिंदा था। बहुत वियर्ड सीन था, उसके अराउंड प्लांट्स ग्रो हो गए थे और एक तरीके से मतलब अभी भी ग्रो कर ही रहे थे। और हर ब्रेथ के साथ लाइफ एंड डेथ साइकिल चल रहा था। सब यहाँ पे शॉक हो गए, कुछ तो अनयूजुअल होने वाला था जैसे लग रहा था। सो इसी के साथ वापस से यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और वापस से अपने मेन क्वेश्चन के आंसर के ऊपर आता है कि कैसे वेनरेबल बनते हैं। गो वर्ल्ड में 3 मिलियन साल की हिस्ट्री में सिर्फ 10 लोग ही टॉप पर पहुंचे थे जिन्हें वेनरेबल कहा जाता था, जो सबके ऊपर रूल करते थे, जिन्हें रूलर्स भी कहा जाता था। बाकी सब जीनियस स्टार्स थे, पर ये 10 लोग सन जैसे थे, पूरे वर्ल्ड भाई पूरे वर्ल्ड को एकदम चमका देते थे, इनकी शाइन के अंडर सब लोग रहते थे। ये थे 10 वेनरेबल्स। टाइम लाइन में कहा जाए तो रिमोट एंटिक्विटी एरा में प्रीमोडियल ओरिजिनल स्टार कंसलेशन आए थे। फिर ओल्डन एंटिक्विटी एरा के अंदर लिमिटलेस, रेकलेस सेवेज और रेड लोटस आए थे। फिर मेडिवल एंटिक्विटी एरा के अंदर जेनेसिस लोटस, थीविंग हेवन और जाइंट सन आए थे। फिर लेट एंटिक्विटी एरा के अंदर स्पेक्ट्रल सोल और पैराडाइज आए थे। ये सब अपने एरा में एक तरीके से अनबीटेबल थे, कोई बराबर में नहीं था इनके। उनके मेथड्स आज तक वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं। इवन डेथ के बाद भी उनका कंट्रोल इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी भी चल रहा है। फेंग युआन का व्यू था, वो जानता था गैप बहुत ह्यूज है एक वेनरेबल और उसके बीच में। हाफ रैंक 9 होने के बाद भी रियल वेनरेबल से फाइट भाई, कॉन्फिडेंस तो टट्टी बराबर होगा। कंक्लूजन यही है कि भाई अभी सब वेनरेबल के सामने आंट्स चींटियां होती हैं। फेट वॉर का लेसन तो जानते ही हैं, एक वेनरेबल का मेथड पूरा बैटलफील्ड फ्लिप कर सकता था, सिर्फ एक वेनरेबल ही दूसरे को काउंटर कर सकता है। फेंगयुआन यहाँ पे रियलाइज करता है और कहता है वो जीता क्योंकि बीच में सरवाइव कर गया, वेनरेबल प्लस हेवेंसफील के क्लैश में वो सरवाइव कर गया। उसके इमोशंस थे एडमायर करना, फियर, चैलेंज करने का डिजायर। फेंगयुआन कहता है वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बन सकता हूँ। गोल क्लियर था, वेनरेबल बनना, नेक्स्ट स्टेप वेनरेबल बनना। इंटरनल लाइफ के लिए ये सिर्फ एक स्टार्टिंग चीज थी, यानी वेनरेबल बनना एक स्टेप है, मेन गोल है इंटरनल लाइफ, लेकिन अभी तो वेनरेबल बनना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू बिकम ए वेनरेबल, किसी को नहीं पता, ये सीक्रेट कभी शेयर ही नहीं हुआ। नॉन क्लूज ये थे कि जेंडर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एक टाइम में सिर्फ एक वेनरेबल होता है, ह्यूज लक होती है वेनरेबल की, दाओ गार्डियन होता है, मेन पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर होना चाहिए कोई भी एक मेन पाथ में, उसका लाइफ स्पैन लिमिट होती है। सब ह्यूमंस थे, जितने भी वेनरेबल थे सब ह्यूमंस थे, पर सब यहाँ पे इनसफिशिएंट है। रियल सीक्रेट अभी भी हिडन है कि भाई ये चीज़ें तो ठीक है, ये तो बस एक तरीके से एक मतलब वो हो गई कि ठीक है ये ऊपर ऊपर से मोटा मोटा बता दिया तुम्हें कि ये होता है, लेकिन अभी भी रियल सीक्रेट तो हिडन है, कैसे बना जाए। फेगयुआन को अर्जेंसी थी, रीजन वेनरेबल रिवाइव हो सकते हैं, बेस्ट डिफेंस है खुद भी वेनरेबल बन जाओ तो दूसरों से बच सकते हो। वो समझ गया कि रिसोर्स और दाव मार्क इनफ नहीं है। की क्या है, सीक्रेट ऑफ एक्सेशन, यानी वेनरेबल कैसे बना जाए। पहली बार बंदा जब एक्सेशन करता है तो पहली बार
जब उसे होप गू मिलता है तब वो 0 से 1 पर पहुँचता है। पहली बार होप गू की हेल्प से वो बनता है एक गू मास्टर। फिर गू मास्टर से जब वो रैंक 5 को क्रॉस करता है और इमॉर्टल की तरफ बढ़ता है तब वो बनता है रैंक 6 का इमॉर्टल, जिसे इमॉर्टल एक्सेशन कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट एक्सेशन होता है उसका होता है वेनरेबल बनने का, यानी रैंक 9 पर पहुँचने का, एक ऐसी सुप्रीम पावर पे पहुँचने का जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। तो देखते हैं फाइनली लू वाइन यहाँ पे लू वाइन से वो पूछ ही लेता है कि बताओ कैसे बना जाए। लू वाइन सीधा आंसर देता है। लू वाइन कहता है 4 कंडीशंस हैं। इमॉर्टल एसेंस वाइट लिटिच लेवल पर होना चाहिए। मेन पाथ दाउमा करीबन 3 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। मेन पाथ का अटेंडमेंट तुम्हारा सुप्रीम ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। और हाँ, सबसे मेन बात, हेवनली दाव ब्लॉकेड तोड़ना होगा। ऑरिजिन कोर को ट्रांसफॉर्म करना होगा। रैंक 9 येलो एप्रिकॉट एसेंस बनाना पड़ेगा। शॉक भाई, लू वाइन ने सीक्रेटली डायरेक्टली बता दिया था, मतलब ये जो सीक्रेट था डायरेक्टली मुंह पर बता दिया था फेंग युआन के। वैसे सीक्रेट है क्या बे? क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग? तुम्हारा जो करंट लेवल पर अपना जो मतलब होता है एसेंस, व्हाइट लिचिच लेवल का होना चाहिए। व्हाइट लिटिच यानी ये कहना चाह रहा है कि तुम रैंक 8 के पीक पर होने चाहिए। तो फेंगयुआन रैंक 8 के पीक पर तो है ही। मेन पाथ में तुम्हारे पास दावमार्क होने चाहिए 3 लाख से ज़्यादा। फेंगयुआन कर लेगा। मेन पाथ में तुम्हारा अटेंडमेंट होना चाहिए सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। ठीक है भाई, चलो एक चीज़ समझ गया। यहाँ पे बस एक ही वो आ रहा है ऑब्स्टिकल, वो है सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनना। और लास्ट वाला बस यही है कि हेवनली दाव को ब्लॉक, जो हेवनली दाव का ब्लॉकेड है उसे तोड़ना। ऊपर के 3 अगर हो गए तो चौथा तो बस तोड़ना ही तो होगा। और फिर ओरिजिन कोर को जैसे रैंक 6 पे तुम तोड़ते हो, रैंक 6 पे तुम इमॉर्टल बनते हो ना, रैंक 5 से रैंक 6 पर तोड़कर इमॉर्टल बनते हो ना, सेम वैसा ही काम तुम्हें यहाँ पे रैंक 9 पर करना पड़ेगा। रैंक 8 वाले को तोड़कर रैंक 9 पे बनाना पड़ेगा। तुम्हें वापस से अपना ये जो इमॉर्टल प्राइमरी है उसे तोड़ना पड़ेगा। वही सीन बता रहे थे यहाँ पर। कोई नहीं भाई, इतना भी कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है। जो भी है सही है, आगे देखते हैं। फेंगयुआन ने पहले एक्सपेक्ट किया था कि भाई लू वाइन यहाँ पे कोई डील करेगा, कुछ कंडीशन रखेगा कि चलो मैं तुम्हें बता दूंगा वेनरेबल कैसे बनते हैं, बदले में मुझे ये दो वो दो या मेरी हेल्प करो, कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन भाई लू वाइन ने डायरेक्टली सीक्रेट बता दिया था। ये देख के फेंगयुआन अलर्ट हो गया। फेंगयुआन सोच में कहता है ये आदमी इतना सिंपल नहीं हो सकता यार। उसने 4 कंडीशन एनालाइज करी। फेंगयुआन कहता है कंडीशन 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट है मल्टीपल पाथ के अंदर। सही बात है, फेंगयुआन ने कंप्लीट कर रखी है। दूसरा फेंगयुआन कहता है कंडीशन नंबर 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर नहीं है पर क्लोज हूं, बन जाऊंगा, क्योंकि हाफ सुप्रीम तो हूं ही, हाफ सुप्रीम, इसलिए क्वासी सुप्रीम जिसे कहते हैं। मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे हेवनली दाव का जो ब्लॉकेड है उसे तोड़ना कैसे है। लू वाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, कहता है हेवन का रूल है बैलेंस को क्रिएट करना, ह्यूमन का रूल है ग्रो बाय टेकिंग, यानी चीजों को लेकर अपने आप को ग्रो करना। हेवन नहीं चाहता कि गू इमॉर्टल एक तरीके से अनलिमिटेड स्ट्रांग बने, इसलिए 3 ब्लॉकेड थी। पहला ब्लॉकेड है ट्रिबुलेशन, नॉर्मल से भी ज्यादा पावरफुल अटैक बिफोर वेनरेबल, इसलिए। दूसरा ब्लॉकेड है लाइफ स्पैन गू, यानी भाई लाइफ ही लिमिट हो जाएगी तुम्हारी, कंट्रोल हो जाएगी तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे, लाइफ ही खत्म। तीसरा ब्लॉकेड था फेड गू, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ये तो खत्म ही है। फेंगयुआन समझ गया कि मेन इशू यहाँ पे ट्रिबुलेशन को ब्लॉक करना है। तो फेंगयुआन पूछता है इसको बाईपास कैसे करें। लुवाइन कहता है कि शॉर्टकट है लक पाथ। दो मेन सोर्स हैं, हेवेंस विल का फेवर लेना, ह्यूमन पाथ का सपोर्ट लेना। एग्जाम्पल के लिए प्रीमोडल ओरिजिन ने मतलब एक तरीके से प्रीमोडल ओरिजिन हेवन ने सपोर्ट करा था, और रेड लोटस ह्यूमन सपोर्ट एक्सट्रीम लेवल पर था, इसलिए फेंगयुआन को इंसाइट मिलती है और कहता है ह्यूमन पाथ यूज करके हेवनली दाव को बाईपास कर सकते हैं क्या। तो लू वाइन कहता है बिल्कुल, जैसे तुमने करा था पहले वैसे ही होगा। हेवनली दाव को बाईपास नहीं करा था, उसने बोला नहीं था फेंगयुआन ने कि मेरे को अपने हेवन पाथ के दावमा को अपना रिफाइन करना है, इसलिए मुझे ह्यूमन पाथ का यूज करना पड़ेगा। तो सेम यही चीज थी यहाँ पर। सब वेरिएबल्स ने लेजेंड्स ऑफ रेंजो से ह्यूमन पाथ मेथड एक तरीके से डी या जो भी करा था, सीखे थे समझे जो भी करे थे। डिस्कशन के बाद फेंगयुआन यहाँ पे कंक्लूजन निकालता है प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे 2 थी। पहला, उसका भी अटेंडमेंट लेवल नहीं है सुप्रीम लेवल पर, वो अभी क्वासी सुप्रीम है, एक लेवल और पहुंचेगा तब जाके वो सुप्रीम पड़ेगा, मतलब सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। और दूसरा उसका ब्लॉकेड है हेवनली दाव ब्लॉकेड। ये सिर्फ 2 प्रॉब्लम थी, अगर इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए तो कुछ हो सकता है। और यहाँ पे ब्लॉकेड मैनेजेबल हैं, जैसे अटेंडमेंट लेवल बढ़ सकता है यार, लक पाथ ह्यूमन पाथ इन सबको मिक्स कर दिया जाए, ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा, अटेंडमेंट लेवल बढ़ जाएगा। अटेंडमेंट लेवल तो शायद ड्रीम रेलम से भी बढ़ जाता है, या देखना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ होगा।
तो प्रॉब्लम आ रही थी अभी कि चलो अगर ड्रीम रेलम से नहीं बढ़ता तो सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट कहाँ से लाया जाए? तो फेंग युआन यहाँ पे सोचता है और कहता है टाइम मिले तो अचीव हो जाएगा, पर अभी तो नहीं पता, अभी टाइम भी नहीं है। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस था कि ड्रीम रेलम से करा जाए, लेकिन भाई यूज़लेस है क्योंकि ड्रीम रेलम तुम्हें मैक्सिमम ग्रेट ग्रैंड मास्टर या क्वासी सुप्रीम तक ले जाएगा बस, उससे ऊपर नहीं ले जाएगा। ट्रू मीनिंग भी लिमिटेड है, वो भी क्वासी सुप्रीम ले जा सकता है बस, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं। और हाँ, एक चीज़ शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गलत बोल दिया है, जो ड्रीम रेलम्स होते हैं ना वो यूज़लेस हैं क्योंकि भाई जो ड्रीम रेलम होते हैं ना लिमिट कर देते हैं, तुम्हारा वो अटेनमेंट लेवल मैक्सिमम ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुँचा सकते हैं। और जो ट्रू मीनिंग मिलती है जैसे लांग या ब्लेसलैंड की ट्रू मीनिंग थी, तो ये जो ट्रू मीनिंग्स होती हैं, ये ना ट्रू मीनिंग तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा बस क्वासी सुप्रीम तक ला सकती है अटेनमेंट लेवल। जैसे क्वासी सुप्रीम हो गया था ना रिफाइनमेंट के अंदर, लांग या ब्लेसलैंड की ट्रू मीनिंग एब्ज़ॉर्ब कर ली थी फेंग युआन ने। और ड्रीम रेलम से हाईएस्ट उसे ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक मिला था, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। यही सेम चीज़ थी। तो फेंग युआन यहाँ पे गेस करता है और पूछता है कि पैराडाइज़ अर्थ का ट्रू मीनिंग हेल्प करेगा क्या? लू वाइन यहाँ पे डिनाई करता है और कहता है, वो सिर्फ़ ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक ही ले जाएगा तुम्हें। फिर यहाँ पे रिवील देता है और कहता है कि सॉल्यूशन है पैराडाइज़ अर्थ के इनहेरिटेंस में, यानी पैराडाइज़ अर्थ का इनहेरिटेंस मिल जाए तो कुछ हो जाए। तो फेंग युआन सीरियस हो गया और बोलता है कि बताओ फिर? लू वाइन कहता है एक तरीके से प्रिमोर्डियल डोमेन। इफ़ेक्ट ये था कि जो भी वहाँ एंटर करेगा, एक पाथ में सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन सकता है प्रिमोर्डियल डोमेन के अंदर। फेंग युआन शॉक्ड हो गया, पूछता है ये लोकेशन पता है इनहेरिटेंस, प्रिमोर्डियल डोमेन ये कहाँ होगा? तो लू वाइन यहाँ पे कहता है वो होगा क्रेस डीमन केव के डीपेस्ट लेयर के अंदर। क्रेस डीमन केव अगर याद हो तो इसकी टोटल 9 लेयर्स होती हैं, 9 लेयर। फेंग युआन यहाँ पे 7वीं लेयर तक गया था और उसके पीछे-पीछे वो 2 लोग आए थे जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर वो भी वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाए थे, भाग गए थे। उन्हें लगा था फेंग युआन मर चुका है, लेकिन फेंग युआन 7वीं लेयर को पार करके 8वीं लेयर के अंदर चला गया था और 8वीं लेयर के अंदर भाई इसको ले यूनिवर्स, ले ओमनीपोटेंस, ले ओमनीसाइंस पता नहीं क्या-क्या दिख गया था। वर्ल्ड उसके सामने डिस्ट्रॉय हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, पैदा हो रहे थे। क्लाउड वाले उसको लोग दिखे थे, ह्यूमन नहीं थे वो, मतलब क्लाउड वाले कोई चीज़ थी, वो ज़िंदा चीज़ थी। क्लाउड वाले बीस्ट थे, क्लाउड टाइप वाली चीज़ें थी वहाँ पर और वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होते रहते थे और बसते रहते थे। वहाँ पे एक डोमेन फ़ील्ड हुआ करती थी, जो वर्ल्ड को प्रोटेक्शन देती थी। वो डोमेन फ़ील्ड कौन बनाता था? जो वेनरेबल्स वहाँ पे आए थे, वो लोग डोमेन फ़ील्ड बनाते थे जिससे वहाँ के जो वर्ल्ड थे वो प्रोटेक्शन में रहते थे और वहाँ के जो लोग थे, वो लोग कहते भी रहते थे। फेंग युआन से एक मिला था और कह रहा था यार हमारे वर्ल्ड को बचा लो, आप तो बहुत खतरनाक हो, सेंट हो। हाँ, फेंग युआन को वो लोग सेंट कह रहे थे सेंट जी आ जाइए, बचा लीजिए हमें, हमारे वर्ल्ड के ऊपर डोमेन फ़ील्ड लगा दो, जिससे हमारा वर्ल्ड कोलैप्स ना करे, प्लीज़ ऐसा लगा दो। फेंग युआन के सामने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गए थे, फेंग युआन के सामने ही वो वर्ल्ड क्रिएट भी हो रहे थे, फेंग युआन ने ही सब कुछ देखा था। वहाँ पे हेवन थ्रेड भी थी, जो कि वर्ल्ड के अंदर से निकल रही थी, एक व्हाइट कलर का धागा, जो कि मुझे फेट गुड से कनेक्टेड लगता है, पता नहीं क्यों? जो भी आगे देखते हैं। यहाँ पे सीन इसी के साथ खत्म करते हैं। ये था लास्ट भाई और इसी के साथ एपिसोड होता है खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।